हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंजेस। आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में देखेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से रिलेटेड मैं आपको पूरा का पूरा बेस क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, तो इसको हमें समझ के चलना होगा। तो जलवायु परिवर्तन को देखने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि गाइस, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों फौरन गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी का वहां पे लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए और अपना गोल एनटीए यूजीसी सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप अपना गोल एनटीए यूजीसी सेलेक्ट करते हैं, अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड कराती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ की जो फीस है वो 8,500 है, 8,505 रुपीज। और 12 मंथ की फीस 10,395। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम आप 12 मंथ या 24 मंथ का क्या करिएगा, सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और गाइस हरी अप, देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज जल्द से जल्द आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, तो जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ, मेरा रेफरल कोड सैफ10 आप यूज कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप मेरे रेफरल कोड सैफ10 को यूज करेंगे तो मैक्स क्या आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अदरवाइज जो नई फीस है मैं आपको बता दूं, अब वो अप्रॉक्स 15,000 हो चुकी है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, या अपने अपकमिंग बैचेस के बारे में आप देख रहे होंगे, अपकमिंग बैचेस फॉर एनटी यूजीसी नेट। तो आप देख रहे होंगे गैस 22 ऑफ सेकेंड दिसंबर से 22 दिसंबर से लगातार हमारे यहाँ बैचेस शुरुआत हो रही है और लगातार बैचेस शुरू हो रहे हैं और आगे भी अब इस नए साल में भी बैचेस शुरू होंगे। तो प्लीज अब आप अपना 2021 अनअकैडमी के साथ बहुत शानदार तरीके से अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ऑल टॉप एजुकेटर से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। और प्लस पर बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, और मेरा रेफरल कोड तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सैफ10 मेरा रेफरल कोड है, तो जिसकी वजह से आपको 10% वहां पे ऑफ मिलने वाला है। चलिए गाइस, अब हम अपने टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं और हमारी टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। चलो इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ये देखिएगा, पोल्यूशन तो इसकी टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो हम देखे चलते हैं। चलिए, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि मैं आप लोगों को जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के तहत पढ़ा रहा था ना, पूरे के पूरे सारे, उसमें मैंने लोकल आपके इश्यूज देखे, फिर रीजनल इश्यूज देखे एंड ग्लोबल इश्यूज देखे, फिर सारे पॉल्यूशन को मैं वहाँ पे जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं उसको डिस्कस किया था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से जो 5 क्वेश्चन आता है और यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर आता है पॉल्यूशन वगैरह से। तो प्लीज गाइस, आप इस क्वेश्चन को, मतलब इस टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा। और क्लाइमेट चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक तरीके से जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य है कि तापमान, वर्षा, वायु आदि के प्रतिरूप में परिवर्तन होना। कहने का मतलब है, जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो हम कैसे पता करेंगे, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, रेन में, वर्षा में चेंज आ जाएगा, वायु में, हवा में, सारे सबके प्रतिरूप में, सबके नेचर में चेंज आ जाएगा। आपको जैसे मालूम है ना, जैसे आप लोग कहते होंगे कि देखो भैया दिसंबर जनवरी चल रही है और सही से ठंड नहीं पड़ रही है, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग रही है, या गर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ रही है, गर्मी नहीं पड़ रही है, या बरसात हो ही नहीं रही है बिल्कुल। इस बार ऐसे कहते हैं ना, इस बार तो बारिश ही नहीं हुई, और कभी कदार कहते हैं बहुत बारिश हुई, तो कभी सूखा पड़ जा रहा है और कभी बाढ़ आ जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब जलवायु परिवर्तन है। और कहीं ना कहीं देखिएगा, इसके पीछे जो मानवीय कारक हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, नेचुरली तो होते हैं, नो डाउट, क्लाइमेट चेंज नेचुरली भी होते हैं, आप ये नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ह्यूमन का बहुत बड़ा इसका रोल है। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब जलवायु परिवर्तन के बारे में मैं कुछ बेसिक चीजें लेकर के आया हूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक, उसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, जलवायु परिवर्तन क्या है, स्थानीय हो सकता है, यानी लोकल लेवल पे भी हो सकता है और वैश्विक लेवल पे भी हो सकता है। याद रखिएगा, आपका रीजनल लेवल पे भी हो सकता है और साथ ही साथ पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे हो सकता है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। और ये जलवायु परिवर्तन क्या होगा,
कि बहुत धीमा भी हो सकता है या अपेक्षाकृत तेज भी हो सकता है, यानी धीरे धीरे भी जलवायु परिवर्तन होता है और सडन चेंज आ सकता है मौसम में या सारे के सारे वर्षा में, वायु में, तो वो भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ प्लीज मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बनाते चलो, बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको कंटेंट देता हूं और सारी चीजें इतने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बार आप मेरा लेक्चर सुन लो और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, क्योंकि बेस मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, तो प्लीज गाइस, और आप सब लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं फिर से सबका एक बार स्वागत कर देता हूं। तो आप लोगों को और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे देता हूं साथ ही साथ, और आपका मैं दुआ भी करता हूं, कामना भी करता हूं कि आपका जो ये नया साल है 2021, इसमें आप लोग कामयाब हो जाएं और जेआरएफ 2021 जो हमारा अपना यानी एकेडमिक एक सपना है कि मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से पढ़ाई करो कि लेट्स क्रैक इट वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाए। ओके, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, नए साल के अच्छे से आप यूटिलाइज करिएगा, अपनी पढ़ाई को करिएगा यहाँ पे ज्यादातर ध्यान। फिर मैं बात कर रहा था जलवायु परिवर्तन के बारे में। ये क्या होता है? स्थानीय होता है, वैश्विक हो सकता है, काफी धीमा होता है या अपेक्षाकृत तेज हो सकता है, ये प्राकृतिक भी होता है, मानवीय भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल भी हो सकता है एंड एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, यानी कि ह्यूमन के जरिए जो हमारे आपकी जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज है, उसके वजह से भी, क्योंकि हम लोग बहुत पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होने वाला है और बहुत सी चीजें हैं अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये अल्पकालिक या दीर्घकालिक भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जलवायु परिवर्तन की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया आसानी के साथ, और जलवायु परिवर्तन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया कि इतने सारे विशेषताएं हैं भैया। और यकीन मान लीजिए अगर आपने मेरे इस डेफिनेशन को और मेरी इस विशेषताओं को समझ लिया जलवायु परिवर्तन से, अगर समझ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे और आगे आसानी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आईपीसीसी के अनुसार। ठीक है, देखिए आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे मैं बिल्कुल कराऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन होंगे, जितने भी प्रोटोकॉल होंगे मैं कराऊंगा आपको। मैं आपका पूरा का पूरा यूनिट जो 9 का जो पूरा 7 चैप्टर है आपके पेपर 1 में, मैं बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक एक चीज कराऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक शर्त है, शर्त यह है कि आप लोग टाइम का ख्याल रखा करें और रोज रेगुलर बेसिस पे क्लास किया करें। ऐसा नहीं, मैं आपको काफी बच्चों को देखता हूं कि कुछ लोग रेगुलर हैं, ऐसा नहीं कुछ लोग रेगुलर हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं आज आते हैं 2 दिन बाद आएंगे, फिर 3 दिन बाद आएंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे सर ये नहीं आया, वो नहीं समझ में आया। अरे ऐसे कैसे समझ में आएगा? जब तक आपका उद्देश्य तभी पूरा होगा भैया कि जब आप किसी चीज को पूरे मन से करते हो। देखिए हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं, करीब 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मुझसे क्लास करते हैं, कंटिन्यूअसली। इसमें से भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कंटिन्यूअसली क्लास किया करें, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, यकीन मान लीजिएगा। सब कुछ मैं आसानी के साथ आपको आधे घंटे में बेस दे देता हूं हर टॉपिक का। आप देख रहे होंगे पिछले 8-10 लेक्चर में आपने देखा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, और हाँ मेरा जो पहला वीडियो है आपके इस चैनल पर, यानी कि जहां पे मैंने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के सिलेबस और स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है, तो गैस प्लीज एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहां पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई है आपको। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ मेरे साथ चलेंगे, जैसे मैं आपको ले चल रहा हूँ। चलो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, आगे हम यहाँ पे देख के चलते हैं। आईपीसीसी के अनुसार वर्तमान जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो इस समय तीव्र है, वैश्विक है और मानव जनित है। कहने का मतलब बहुत तेजी के साथ है, ग्लोबलाइज लेवल पर है, और उसका रीजन क्या है? हम और आप हैं, ह्यूमन है। ये याद रखिएगा, ये और कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी भी है, यानी कि इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या होंगे? देखो कुछ कारण तो ऐसे हैं, ज्वालामुखी धूल सिद्धांत, यानी कि जो ज्वालामुखी के जो कण होते हैं उसमें ज्वालामुखी क्रिया में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ क्या होगा? स्मॉल आइस एज होगा, यानी कि लघु हिमयुग का आगाज होगा, फिर बहुत सी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, वहां पे इसी के बाद क्या होगा? तो पूरे के पूरी सारी चीजें वहां पे कवर होती रहेंगी। थोड़ा सा स्लाइड सही नहीं काम कर रही, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। दूसरा देखिए मैंने क्या पे लिखा है, यहां पे समझ में आ गया? आई होप अब सही हो जाए स्लाइड। चले तब तक आप लोग चलो अब
दूसरा रीजन हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा है कि इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इसकी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि CO2 गैस की मात्रा क्या हो रही है कार्बन हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो भैया एटमॉस्फेयर में जब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। और टेम्परेचर में जब बढ़ोतरी होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बेसिक चीजें थी, और खासकर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, उसी को ध्यान में रखिएगा। तो क्लाइमेट चेंज को अच्छे से आप समझ गए होंगे। कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उस चीज से, उस डेफिनेशन से, उस कैरेक्टरिस्टिक से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिया है कि अगर हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस बढ़ती है तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट भी इंक्रीमेंट होगा और हमारे टेम्परेचर को भी बढ़ोतरी होगी। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, अब हम गैस यहाँ पे आगे देखते चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि प्रभाव क्या होता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रभाव होता है इसको हमें समझना है। सबसे पहले जो इसकी वजह से जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा इसका प्रभाव क्या होगा देखेंगे। असामान्य मौसमी परिस्थितियां हो जाएंगी। मैंने आपको बोला ना कि मौसम का मिजाज समझ में नहीं आएगा। लोग जैसे कहते हैं अरे यार अभी तक तो धूप थी अचानक से बारिश होने लगी, अभी तक तो बारिश हो रही थी अचानक से धूप हो गई, या सर्दी गर्मी कभी भी आ सकती, मतलब एक असामान्य मौसम परिस्थितियां हो जाएंगी, समझ नहीं पाते लोग। और ये सारी चीजें क्या हो रहा है, ये भैया ये क्लाइमेट चेंज की निशानी है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको भी देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि कभी बारिश ज्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा, और कभी बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो भैया फ्लड और ड्राफ्ट की स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे फ्लड है, ठीक है, बाढ़ और सूखा। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमको नुकसान पहुंचा रहा है। अभी समझिए आगे हो। कृषि की जो उत्पादकता है और उसके उत्पादन में कमी हो जाएगी, क्योंकि भैया जब मौसम ठीक नहीं होगा और बिना, कभी बाढ़ आ जाएगी कभी सूखा पड़ जाएगा, तो एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जब हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी से इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, और आम आदमी इफेक्ट होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल खराब होगी। और जब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होगी तो हमारी जो मेंटल कंडीशन या हेल्थ की कंडीशन है वो भी खराब होगी, और हेल्थ की कंडीशन खराब होगी तो एजुकेशन सिस्टम भी कोलैप्स करेगा। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स करेगा, पूरी तरीके से देखिएगा हमारा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना मैंने कहां से जोड़ते हुए कहां पे कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को इंटरकनेक्ट करते चलिएगा, एकदम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखिएगा सारे टॉपिक का पढ़ने का, बहुत मजा आने वाली है। बिल्कुल मैं आपको इसी तरीके से सारी टॉपिक को कोरिलेट कर दूंगा और पूरा का पूरा एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट टॉपिक में कवर करा दूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रही है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए सर वाकई समझ में आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके लेक्चर को। और हाँ, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो भैया प्लीज लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कृषि की उत्पादकता तथा उत्पादन में कमी, ये तो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ मत्स्य एवं पशुपालन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी कि भैया जो हमारी मछलियां हैं, फिश वगैरह, वो माइग्रेट कर रही हैं हाई लैटिट्यूड की तरफ, और कहीं ना कहीं देखिए मछली डिस्टर्ब होगी तो देखिए इकोनॉमिकल रीजन कितने जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रैक्ट होगा। और साथ ही साथ ये अगर हमारा पोल्यूटेड होगा पूरा का पूरा सी ओशियन वगैरह, और मछली देखिए खाए जब उसको वो इफेक्ट होंगी, इंसान उसको खाता है तो इंसान में बीमारी आएगी। और दूसरी चीज है फिर मछलियां मर जाएंगी तो उससे क्या होगा इकोनॉमिकल कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब, बायोडायवर्सिटी को भी डिस्टर्ब। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक की वजह से पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चीज को समझ में रखिएगा। और पशुपालन पर भी हमारे यहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे भाई, सही से खेती वगैरह नहीं होगी, सही से कभी बाढ़ आ जा रहा है कभी सूखा पड़ जा रहा है, तो पशुओं पर भी, तो हमारे एनिमल पे भी, जो हमारे चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो, पालतू हो, या जो हम जिनको व्यापार की दृष्टि से हम काम करते हैं, सारी की सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी और कहीं ना कहीं आम आदमी उससे इफेक्ट होने वाला है। सोचो एक जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट से पूरी दुनिया क्या होने वाली है, इसका दुष्प्रभाव देखने वाली है। और मैं आपसे फिर बता दे रहा हूं कि अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिगेस्ट चैलेंजेस एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं आपसे कहूं, सबसे बड़ी समस्या क्या है,
तो यही क्लाइमेट चेंज है। याद रखिएगा, कभी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय ग्लोबल लेवल पर, तो आप कहिएगा क्लाइमेट चेंज। अब आप समझ रहे होंगे क्यों क्लाइमेट चेंज आपको बोलना है इसका आंसर, ठीक है। तो सारी चीजें देखो, पोल्यूशन से पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्लाइमेट चेंज पे ले आया, पूरा का पूरा एक दूसरे से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोग मेरे प्यारे बच्चों मेरे लेक्चर को समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो हिम नदियों का पिघलना शुरू होगा, जो ग्लेशियर वगैरह है वो पिघलेगा। इससे क्या नुकसान होगा समझिएगा। आपको मैं बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि इस सदी के अंत तक, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, समुद्र के जल स्तर में 1 मीटर तक की क्या होने वाली है, जो उसका वाटर लेवल है बढ़ोतरी होने वाली। 1 मीटर, आप 1 मीटर की बढ़ोतरी समझते हैं? जो हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, आइलैंड वाली कंट्री है, जहां पे द्वीपीय जो देश है वो डूब जाएंगे। पूरा का पूरा देश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनके नामो निशान मिट जाएंगे, तारीख में भी नहीं हम ढूंढ पाएंगे उनको। तो सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से इसका डिसइम्पैक्ट होने वाला है। और शुरुआत हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि होने वाला है, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। और इंसान नहीं समझेगा तो फिर नेचर इंसान को समझाना जानता है, प्रकृति, ठीक है। तो अब आप समझ सकते, देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मत अरे सर तो डरवा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल डराने का इशू नहीं, बहुत सीरियस इशू है। मैं क्या करूँ, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे पढ़ाना ही है, सीरियस इशू है। मैं इसमें हंसी मजाक नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां होंगी, इसका हमारे जो आने वाली जो नस्लें होंगी, जो पीढ़ियां होंगी, बहुत दिक्कत होने वाली है। हो सकता है हम भी दिक्कत हो, हमें भी दिक्कत हो ही रही है। तो भैया, और इसमें किसी एक कंट्री का नुकसान नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड इसका डिस इम्पैक्ट झेलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अब इससे क्या होगा, जो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है वो 25 मीटर की दर से प्रतिवर्ष पीछे खिसक रही है। और इससे एक नुकसान, अगर हम अपने देश के बारे में बात करें, तो जल का संकट उत्पन्न होने वाला है, यानी कि वाटर क्राइसिस होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, वाटर क्राइसिस आने वाले हैं। और आप आज भी देखते होंगे हमारे देश में पानी की कितनी समस्याएं हैं। और जब इस तरीके से सारी चीजें और बढ़ेंगी, आने वाले समय में देखिएगा पानी की और जबरदस्त समस्याएं बढ़ने वाली हैं। और जल ही जीवन है वाला जो कॉन्सेप्ट है, वाकई जल ही जीवन है। हम आपको वाकई वाटर को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक टीचर होने के नाते मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज नेचुरल की जितनी भी चीजें हैं नेचर के द्वारा, उसका सही से यूज करिए, मिसयूज मत करिए। अगर आपका एक बाल्टी रेत टब में काम चल जा रहा है तो उसमें काम चला लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप शावर से और सारी चीजों से नहाइए, या उसको पता चला कपड़ा धुलना है तो हमने ऑन कर दिया और पूरा का पूरा घंटों पानी बह रहा है। तो प्लीज देखिए, बहुत अफसोस होता है जब मैं अपने आसपास कहीं मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जब मैं आसपास देखता हूं ना इस चीज को, बहुत अफसोस होता है कि लोग अपनी गाड़ियां घंटों घंटों धुलते रहते हैं अपने घर को। अरे क्या जरूरत है रोज धुलने की, साफ सफाई अच्छी चीज है, लेकिन वाटर को ध्यान में रखते हुए प्लीज आप लोग भी लोगों को अवेयर करिए, समझाइए कि भैया आने वाली दिक्कत समय में बहुत दिक्कत आ जाएगी। समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग, ठीक है। दिखावे से बाज आइए और ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। और इसी की वजह से क्या होगा, दुनिया में और भारत में भी बीमारियां में बढ़ोतरी होगी। और खासकर जो जल जनित बीमारियां हैं, यानी जो पानी की वजह से होती है, जैसे मच्छर वगैरह, उसकी वजह से आपको मलेरिया, डेंगू और दुनिया भर की बीमारियां होने वाली हैं। मैं ये नहीं करूँ आपको, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा, लेकिन ये एक रियलिटी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जैव विविधता को भी हानि होगी। यानी जब इस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है बायोडायवर्सिटी, इसका एक सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊंगा, बेफिक्र रहिएगा, बायोडायवर्सिटी समझाऊंगा, ठीक है, कि जैव विविधता क्या होता है। बायोडायवर्सिटी पे जबरदस्त तरीके से हानि होगी और पूरा का पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा आपको समझाने का मकसद था। और मैं आज बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अवेयर कर रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। अब प्लीज आप इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे लोग अवेयर भी हो सके। देखिए, हमें पढ़ाई का मकसद सिर्फ नंबर पा लेना या एग्जाम को क्रैक कर लेना ही नहीं होना चाहिए, उसका रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी हमारा एक मकसद होना चाहिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझदार हो, समझ रहे होगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सारे लिंक में जो आपके कॉन्टैक्ट होंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन को जब हमने देखा तो इसके नियंत्रित करने के लिए भी कुछ उपाय तो होंगे, यानी कुछ ऐसे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दुनिया सो भी रही है,
दुनिया जाग भी रही है और हम भी जाग रहे हैं और हमें भी जागना चाहिए। अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर सो ही जाना एक दिन। ठीक है, तो समझिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उपाय, और खासकर अभी तो मैंने आपको एक ही उपाय यहाँ पे बताया है, और लेकिन मैं धीरे धीरे आपको सारे उपायों के बारे में भी बात करूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए दुनिया के लेवल पर जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए COP3 किया गया। कॉप कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। COP3 बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, जिसको हम आप क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। और आप सब ने आई होप इसका नाम सुना होगा, और ये 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, और ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था, एक बाध्यकारी समझौता था, एजेंट नहीं एग्रीमेंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा इसमें बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नेशन जो हैं, डेवलप्ड कंट्री जो हैं, विकसित देश जो हैं, औद्योगिक देश जो हैं, वो 1990 की तुलना में 1990 के कंपैरिजन में 2012 तक जो उनका कार्बन या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, उत्सर्जन है, उसमें भैया 5% की कटौती करना होगा, और उसमें सहमत भी हुए थे। ठीक है, और अगर नहीं कटौती करेंगे कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड में, अपने कार्बन एमिशन में, तो फिर जलवायु परिवर्तन को भयावह परिणाम देखने के लिए आप सब तैयार रहिए। ठीक है, तो ऐसा पूरी दुनिया एकदम चिंतित है इस चीज को लेकर के, और इसी को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं करंट से कनेक्ट कर दूंगा, तो अब आप बेफिक्र रहिएगा, भी सब समझा दूंगा, सारी चीजें आपको देने वाला हूँ। बस मैं आज मेरी शुरू में आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों देखो कि मेरी क्लासेस अभी चल रही है ना, एकदम बेसिक जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, किसी टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ है, आपको मैं इतना बेसिक चीजें दे दूं कि अगर आप सेल्फ से भी पढ़ना चाहेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सब सारे बच्चों को समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पढ़ाना क्या चाहता हूँ। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का हुआ था, COP3 के नाम से इसे जानते हैं, और ये एक बाध्यकारी समझौता था, और इस समझौते में विकसित देश को क्या करना था, 1990 की तुलना में जितना वो कार्बन उस समय उत्सर्जित करते थे, उसके कंपेरिजन में 2012 तक 5% की कटौती करनी थी, 5% इनको कम करना था, और अगर नहीं करेंगे तो ये इस पे कुछ सैंक्शंस वगैरह भी थे, लेकिन फिलहाल तो, और ये 2005 से क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, और इसमें 6 गैसों को सम्मिलित किया गया है, किस किस गैसेस पे खासा ध्यान रखना है, आप मेरे प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ वहां पे एग्जाम में लिख सकते हैं, टिक लगा कर चले आ सकते हैं। जो 6 गैसेस थी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, N2O है, SF6 है, PFC है, HFC है, और मीथेन है। याद रखिएगा ये सारी की सारी 6 गैसेस हैं। इन सब को आप क्या करिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और यही 6 गैसें क्योटो प्रोटोकॉल में इन्हीं के बारे में बात हुई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और कितने शानदार तरीके से इत्मीनान के साथ हमने देखा आज अपनी टॉपिक को, क्लाइमेट चेंज। तो कितने कम समय में मैंने आपको क्लाइमेट चेंज करवा दिया, कि जलवायु परिवर्तन को मैं छोटा सा अगर 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हो कि जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब है, कि तापमान में, वर्षा में, वायु के आदि प्रतिरूप में परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन स्थानीय हो सकता है, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है, अपेक्षाकृत धीमा भी हो सकता है, और अपेक्षाकृत तेज भी हो सकता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, अल्पकालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह से क्या प्रभाव होंगे, दुष्प्रभाव क्या होंगे, हिम नदियों का, ग्लेशियर का पिघलना होगा, जल का संकट उत्पन्न होगा, और बीमारियों में बढ़ोतरी होगी, जैव विविधता को पूरी तरीके से दिक्कत होने वाली है, बाढ़ और सूखा की स्थिति आ जाएगी, कृषि में दिक्कत होने वाली है, उसकी उत्पादकता में दिक्कत होने वाली है, जो मत्स्य है, मछलियां वगैरह हैं, वो माइग्रेट करने लगेंगी। तो भैया इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हम किसकी वजह से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली क्लाइमेट चेंज की वजह से। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर वाकई लेक्चर समझ में आ गया है। तो चलो भैया नेक्स्ट क्लासेस में देखिए, न्यू ईयर अच्छे से एंजॉय करिए। मैं आपसे यही कहता हूँ कि न्यू ईयर को बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं नए वर्ष में आप सभी के लिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, और इतनी मेहनत से पढ़ाई करिए कि जो अनअकैडमी का एक स्लोगन है, जो एक सपना है लेट्स क्रैक इट वाला, वो लेट्स क्रैक इट हो जाए। और हाँ रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, सुनो मेरी पूरी बात। देखो आप प्लस पर जब एडमिशन लेंगे, और आपको ले लेना चाहिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ,
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है उसको आप पे, जो और वहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं SAF10, तो जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, 10% और छूट मिलने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों फिर मैं बता रहा हूँ, आपको मेरी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्पेशल क्लासेस जो मेरी लाइव फ्री क्लासेस होती हैं, जो मेरी फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस स्पेशल मेरी, उसके लिए भी आपको मेरा ही रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा SAF10 का। तो SAF10 जैसे ही आप मेरी रेफरल कोड यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लास आपके लिए अनलॉक करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आप अनलॉक करने के बाद मेरे स्पेशल क्लास को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे मैं अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए इन्वायरमेंट भी लेकर आऊँगा। तो भैया पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सैफ सर के साथ आप ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, मेरी टाइमिंग जो है स्पेशल क्लास की, मैं हर सैटरडे और संडे को 10 AM से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ और 10 से 11 पढ़ाता हूँ। 1 घंटा, आधे घंटे का आप लोगों को ब्रेक दूंगा, 11:30 से 12:30 पढ़ाऊंगा, और अगर डिमांड और रही आप लोगों की तो भैया और पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से सारी चीजें समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर गाइस लगता है कि वाकई सैफ सर का लेक्चर मजेदार है, शानदार है, जानदार है, तो भैया क्यों कंजूसी कर रहे हो, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए कि जो इस लेक्चर को अच्छे से वो क्या कर सके, सभी बच्चों का फायदा हो सके। तो यही आपसे कहना था। ओके गाइस, तो नए साल की आप सबको मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अच्छे से इस साल आपके बहुत खुशियां आए, सेलेक्ट हो जाएं, यही सबसे बड़ी खुशी होगी। तो मेरी दुआ भी यही है। तो आई होप आप लोग जरूर होंगे, लेकिन मेहनत करते रहिएगा, टाइम का ख्याल रखिएगा। डेली 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आप प्रेजेंट रहिए ना, क्यों नहीं आते हैं? कुछ लोग को देखते हैं एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं, तो टाइम का ख्याल रखिएगा। ओके गैस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक के साथ। ओके, लेट्स क्रैक इट गैस, थैंक यू।